ओके जी सर, फिर हम शुरू करते हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं 2-4 मुझे उनको बता दूं कि दिस इज द प्रोग्रेसिव पॉडकास्ट और मैं हूं शहरयार खालिद। और मेरे साथ जो आज मौजूद हैं उनका नाम है सैयद मुजम्मिल शाह। आप में से बहुत से लोग उनको जानते होंगे, जो नहीं जानते वो आने वाले कुछ टाइम में जान जाएंगे, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, जो कि वो ऑलरेडी है लेकिन और ज्यादा प्रोग्रेस आई होप कि होगी उनकी, उन जैसे लोगों की। तो ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही इज फ्रॉम जीएनएन, उनको आपने देखा होगा एज न्यूज कास्टर। और बहुत डीप थिंकर है, क्रिटिकल थिंकर है चीजों के बारे में। जिस तरह से वो सोचते हैं ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं हमारे मुआशरे में। तो मुजम्मिल, क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बड़े अरसे बाद बात हो रही है आपसे। जी सर, अच्छा लग रहा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। और लेकिन मुझे एक शिकायत है, आप ऐसे तैयार श्यार होके आ जाएंगे तो वैसे ही आप पे लड़कियां बड़ा बड़ा क्रश कर रही होती है, तो हमारा नंबर कब आएगा सर? है। यार ये तो मैं तो तंग आया हूँ तैयार होने से। ये तो मजबूरी है न्यूज़ की वजह से पहने में, बस वरना मेरा तो ठीक है, हर हर तो हर हर खूबसूरत आदमी ऐसे ही बोलता है। बस ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, आप मुल्क की सूरत हाल जो है वो तो आपके सामने है ही। जितना कुछ बिल्कुल। हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से शुरू करना चाहूंगा, और वो ये है कि क्या आप सिंगल हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बहुत पूछा है आपने इंपॉर्टेंट यार। सवाल है ये, इस बहुत। आपने मुल्क की सूरत हाल से जाती सूरत हाल पे आ गए एकदम से यार। ये तो नहीं यार चलो, क्या ही मैंने कहूँ। कहा लाइटर लाइटर नोट से शुरू करते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हम आएंगे वैसे। ऐसा मुकम्मल मैं ना बहुत, क्योंकि मेरा जो पर्पज है इस चीज को करने का ना, वो ये है कि बहुत सी चीजें जो आज का जो नौजवान है उसको पता नहीं है, कुछ बेसिक सी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आज कुछ दिनों में एक जुमला हमें बड़ा सुनने को मिला है कि आइन की बालादस्ती, आइन की हाँ जी। सुपरमेसी। मैं चाहता हूं कि आप आज के नौजवान को ये बताएं, समझाने की कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। और क्यों भाई, क्यों एक कागज का टुकड़ा ही तो है, बकौल मुशर्रफ साहब के, लो मैंने फाड़ के फेंक दिया। तो नौजवान को लगता है हाँ ठीक है, एक कागज पर लिखी हुई बात को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें? हमारा लीडर है, वो जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना, कि कागज पर लिखी हुई बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत क्या है। यार इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसकी एब्रोगेशन के ऊपर, वो इस तरह ही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई वायलेशन नहीं हुई, कुछ गलत नहीं हुआ। हम्म। तो इसकी वजह तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस नहीं है। और हम स्कूल के दिनों से अगर ले लें तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इस लिहाज से कोई ख़ास जो है वो चीज़ हमें नहीं मिलती पढ़ने को। बट बेसिकली वो कहते हैं ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, कि अगर एक शहरी और एक रियासत है उसके दरमियान में सिर्फ एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारे यहाँ पे तो मुज़ाकरात का कल्चर है ना, कि कोई सड़क पे आ जाए, अपने राइट्स मांगे और एहतजाज करे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड होता है। लेकिन बेसिकली सिविलाइज वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ये होता है कि रूल्स और लॉज जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं स्टेट की तरफ और स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं आपकी तरफ। कुछ राइट्स हैं आपके स्टेट के लिए और स्टेट के भी कुछ राइट्स हैं जो आपने पूरे करने होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं। और अगर आपने लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर जो डिफाइंड रूल्स होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स होते हैं, जो लिखे होते हैं, जिसपे आपने सिग्नेचर किया होता है, उसके थ्रू ही आपको राइट्स मिलते हैं और उसके थ्रू ही वो लॉज डिफाइन होते हैं जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप उस रिटन लॉ को ही हटा दें तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उर्दू में इमरानी मुआहदा कहते हैं, वो बचता ही नहीं है। अगर वो ना बचे तो फिर रियासत जो है वो अपनी मोनोपोली ऑन वायलेंस जिसे कहते हैं, क्योंकि रियासत वही होती है जिसके पास मोनोपोली ऑन वायलेंस होती है, तो अगर वो उसको वायलेट करना शुरू हो जाए तो सिर्फ एक ही चीज़ डायरेक्ट करती है आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अहम है, अगर ये टूट भी गया है तो इसमें ऐसा क्या है, तो एक लिहाज से आप अपने ऊपर ही सुसाइड अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ उस लिहाज से कोई खास अवेयरनेस पाई नहीं जाती, क्योंकि स्कूल लेवल से ही एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं दी जाती। सर, डोंट यू थिंक, जो मेरा भी ओपिनियन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम तकरीबन अभी सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद तो हम 500 साल पीछे और ले गए, इसमें जरूरी है कि, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात शायद और मैंने की आप थी। बच गए यार, सिंध में तो नहीं हुआ वो। हाँ यार, ये मैं इस पे आने आने वाला हूँ वैसे कुछ टाइम में। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो बेसिक बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रियासत क्या होती है, हम कौन से निजाम में रह रहे हैं, वो किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें हमारे करिकुलम में होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कॉलेज टाइम में ये चीजें होनी चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल होनी चाहिए। एक और बड़ा मसला ये है कि सोशल साइंस जो नहीं पढ़ते, लेट्स से कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, इंजीनियर है या कोई और काम कर रहा है, तो ऑन द साइडलाइंस अगर सोशल साइंस की अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर बहुत अजीब सी सिटीजनरी पैदा होती है। उस तरह की जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन वोट खादिम रिजवी को डाल रहे होते हैं।
तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने कभी, वो हिस्टोरिकल इलिटरेट होते हैं, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कभी तारीख के अलावा ना फ़लसफ़ा, ना साइंस, ना जेंडर स्टडी, ना डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, ना पॉलिटिक्स, ना पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी कुछ नहीं पढ़ा होता। तो डिग्री तो आ जाती है हाथ में, एमबीबीएस भी कर लिया, एफसीपीएस कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ और टेक्नीशियन बन गए। टेक्नोक्रेटिक एजुकेशन जो मॉडर्न लर्निंग में हमने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग, उसके साइडलाइंस पे अगर सोशल साइंस को नहीं चलाएंगे तो सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा, क्योंकि सोशल साइंस की अवेयरनेस के बगैर एक अच्छी सिटीजनरी पैदा नहीं हो सकती। सिंगल नेशनल करिकुलम की आपने बात की, वो मैंने आज भी लिखा है इस पे कि ये ड्रैकोनियन लॉ था पीटीआई का, और इसको अगर रिवोक ना किया तो शहबाज शरीफ से भी मेरा गिला यही होगा कि आप उसको आगे रिवर्स करें फॉरन, क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो वो जो एक थिन लाइन होती है मॉडर्न एजुकेशन में और जो रिलीजियस एजुकेशन में, वो खत्म हो जाती है। अगर वो खत्म हो जाए तो फिर यूनिफॉर्मिटी पूरे माशरे में आ जाती है। वही जॉर्ज ऑरवेल 1984 ये तो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो हमें बताया जाता है कि अगर सब एक जैसे हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी, उसकी भी यही मोटिवेशन है ना, सिंगल नेशनल करिकुलम की भी यही मोटिवेशन है कि एवरीबॉडी शुड बिहेव इन अ सिंगल वे, क्योंकि चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मदरसा है, उसमें कोई खास फर्क नहीं रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मॉडर्न लर्निंग का तो फायदा ही नहीं है, आपको तो आगे की तैयारी करनी है, यहाँ पे कुछ सीख के क्या करना है। ना आखिरत तो में एक ये कामयाब होना, यहाँ क्या करना है हमने। यहाँ क्या अच्छा करना है, अच्छा दूसरा मुदर, मसला। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे, अब थोड़ा करंट मामला पे आ जाते हैं। एक और लफ्ज जो हमने पिछले दिनों में बहुत सुना वो था न्यूट्रलिटी। पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक फोर्स जिसने इतने साल लगा के अपने आप को इतना बड़ा बनाया है कि वो स्टेट के ऊपर से ऑपरेट करती है, वो न्यूट्रल क्यों होगी। और ये न्यूट्रल न्यूट्रल का जो पूरा हमें सुनने को तो बहुत मिला, लेकिन किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की कि ये न्यूट्रल क्यों हो रहे हैं और हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो ये अचानक से न्यूट्रलिटी का बुखार कैसे चढ़ गया हमारे एस्टेब्लिशमेंट को। वैसे बुखार तो न्यूट्रलिटी का ही होना चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और होता है। तो इधर बेसिकली डिफैक्टो सिस्टम चलता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर सारे फॉल करते हैं, लेकिन असल में वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सकता किसी के सामने। तो होता इस तरह से है कि अब इस मरतबा खान साहब को तो खाली फील्ड मिला है, बॉलर भी वो खुद है, बैट्समैन भी खुद है, अंपायर भी खुद थे, मीडिया भी उनका, सारा कुछ उनका, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी, और उन्हें कहा गया कि बेटा आपने जो करना है, मेरा छोटा बेटा आपने जो मांगना है ना मैं आपको ला दूंगा। इस तरह डील किया गया उनको, आपने रोना नहीं है, आपने तंग नहीं करना, मैं आपके पास खड़ा हूँ, कोई चीज़ चाहिए मुझे बताएं। इस तरह खान साहब के साथ ऑपरेट किया गया स्टेट की तरफ से। लेकिन जब इस बच्चे ने कहा कि जो डीजीआईएसआई की वो जो मैं करना चाह रहा हूँ तैनाती, वो मतलब आप उनको ना हटाएं अभी, तो उन्हें कहा गया कि बेटा आप आगे से हमें इधर यार। वो फॉरबिडन फ्रूट पे तो हाथ वो डाल दिया कि यार ये तो मना है, वही ना, ऐसे इसको छोड़ के जो करना था करो, तुमने इसी पे हाथ डाल दिया है। तो आपको लगता है असल में कि न्यूट्रलिटी थी या है, या ये बस इमरान खान को भेजने का फैसला कर लिया था तो ये न्यूट्रलिटी का पूरा सीन क्रिएट किया गया, हालांकि और वजन जो था उनका अपोजिशन की तरफ गया। इमरान खान इज कॉल्ड फॉर इट हिमसेल्फ। उसकी वजह यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी आर्मी एक्ट के थ्रू भी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तेहकाक है कि वो एक रिकमेंडेशन भेजता है डीजीआईएसआई के नामों के लिए, और उस पर वजीर आजम को साइन करने होते हैं। एसओपी ही है। इनको एसओपी का नहीं पता था। इन्होंने कहा था कि आप डीजीआईएसआई के तौर पे फैज़ अमीर साहब को मत हटाइए, क्योंकि अभी मुझे उनकी सर्विसेज दरकार है। बहाना लगाया अफगानिस्तान का, लेकिन सर्विसेज ये थी कि शहबाज शरीफ को बंद करना था जेल में। तो ये जब नहीं हो सका तो फिर असल क्रिएट हो गई, और उसके बाद से फैसला की। फिर इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि आपने देखा है पिछले दिनों में कोविड के टाइम पे तो माइनस पे गया हुआ था जो हमारी ग्रोथ रेट थी। और इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन न्यूट्रलिटी का फ़ायदा इन द लॉन्गर रन अपोजिशन को ही हुआ। वो हमने देख भी लिया किस तरह से हुआ। ये न्यूट्रलिटी कब तक चलेगी, या ये बस हो गया, बस खान को हटाना था, आप दोबारा से आ जाएंगे वो के सिद्धे हो जाओ। नहीं, वो इतनी देर तक चलती नहीं है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की हम बात करें, वो हमेशा 6-7 महीने के लिए चलती है। अगर इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ 1970s में आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं आनी चाहिए, जो भुट्टो साहब पैदा हो जाते हैं ना फिर बड़ा गलत उनको कर किधर दिया रोक। हमने। हाँ, तो न्यूट्रलिटी का बहुत बहुत नुकसान होता है हमेशा से, लेकिन इस बार शायद थोड़ा फायदा हो जाए इन लोगों को, क्योंकि खान साहब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आए हुए थे। तो जिस तरह से उन्होंने, आपने शायद गार्जियन की स्टोरी पढ़ी हो जिसमें आज रिवील हुआ है कि खान साहब ने खुद कहा जनरल बाजवा को कि मार्शल लॉ लगा दें आप, और उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाना। सो इवन जनरल बाजवा इज मोर ऑफ अ डेमोक्रेट देन इमरान खान। मतलब इतना ज़्यादा फाशिस्ट टेंडेंसीज हैं इस बंदे की, जिसने अपनी चेयर से चिपके रहने के लिए आर्मी चीफ को कहा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर दो और आके मार्शल लॉ लगा दो, मुझे कबूल है, लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोक दिया, स्पीकर ने आइन तोड़ा,
इन्होंने जो पिछले दिनों किया, अगर कोई अच्छी स्टेट हो, फंक्शनल स्टेट हो, तो ये आर्टिकल 6 पे सबको लटका दे। मैं तो ये समझता हूँ। जी जी बिल्कुल, इस किस्म की खबरें हमें को सुनने को मिल रही थी कि इन्होंने ऑफर कर दिया कि लाइफ लॉन्ग आप ले लें, क्या नाम है, एक्सटेंशन ले लें हमसे, जो आपको चाहिए वो कर ले, मुझे बोले मैं उल्टा होकर लेट जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, बस मुझे हटाए नहीं। लेकिन बाजवा साहब के मूड में कुछ और ही था। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो इमरान खान का डाउनफॉल है, उसका एक मेजर रीजन तो आपने बताया कि ये जो इन्होंने पंगा लिया अपॉइंटमेंट वाले मामले में, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो इमरान खान के डाउनफॉल की वजह बनी, या यू थिंक कि बस ये एक पॉइंट था जिस पर उन्होंने कहा कि यार ये नहीं करना था तूने और अब तू जाएगा? वैसे डाउनफॉल तो तब आता है ना जब आपको स्टेट मिल जाए, मतलब आपको गवर्नमेंट मिल जाए। इनको तो गवर्नमेंट मिलनी नहीं चाहिए थी, उसकी वजह यह है कि इनके पास मेजोरिटी नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से एक आपने कमज़ोर हुकूमत बनाई है कि 5 सीटें किसी की, काफली की 4 सीटें, 5 सीटें, एमक्यूएम की 7 सीटें, अगर वो आपके नीचे से हट जाएं तो ये सारी बैसाखी नीचे गिर जाती है। तो इतनी कमज़ोर हुकूमत, खान साहब खुद कहा करते थे कि 2/3 के बगैर मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन वो आ गए। और उसका नुकसान ये हुआ कि 5-5 सीटों वालों ने उनको ब्लैकमेल किया। पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकर लगाया, बाद में उसके घर गए और उसे कहा खुदा का वास्ता है हमारे साथ दें, नून लीग की तरफ मत जाइएगा। तो इतनी कमज़ोर हुकूमत बननी चाहिए ही नहीं थी। आरटीएस बंद करा के, ठप्पे लगवा के इनको इलेक्शन में जितवाया गया था, हमें सब मालूम है। लोग नहीं मानते, वो उनकी मर्जी है। तो बन गए, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम कोई नहीं है। आपने 10 साल हमें ये बेच के बताया कि हमारा सोक्रेटिस और प्लेटो जो है ना वो असद उमर है, ये आके ऐसी छड़ी चलाएगा कि आपकी जीडीपी 10 से ऊपर चली जाएगी, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, 50 लाख घर बन जाएंगे। पता चला कि 6 महीने में असद उमर साहब खुद फारिग हो गए। कोई टीम नहीं है, नॉन इलेक्टेड बंदों से सारी गवर्नमेंट चलाई। ये कौन है शहबाज गिर, ये कौन है शहजाद अकबर, ये सब कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं, सब अमेरिकन थे। इंपोर्टेड गवर्नमेंट असली में ये थी। असल में अभी तक ये है, अमेरिका के तकरीबन 15 से 12 इनके पास ओहदेदार थे। मोइन यूसुफ साहब वहाँ से आए हैं, सानिया निश्तर वहाँ से आई है। मतलब मुझे समझ नहीं आती ये किस मुंह से किसी और को इम्पोर्टेड कहते हैं। इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन कभी लड़ा नहीं और ये पूरी गवर्नमेंट उन लोगों से बना ली। और जो असल वर्कर था पीटीआई का, जिसने काम किया था, 20 साल धक्के खाए थे, उसको साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये मियां महमूद रशीद की तरह के लोग जो धक्के खाते रहे, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो पीटीआई ने अपने वर्कर को धोखा दिया है, हमें धोखा नहीं दिया। हमें पहले ही पता था कि इन्होंने करना क्या है, लेकिन पीटीआई ने अपने वोटर को जिस तरह से ट्रिक किया है और अब वो रिलीजियस नेशनलिज्म में फंसा के उनको जिस तरह से बेवकूफ़ बना रही है कि अमेरिकी खत की वजह से हम लोग निकाले गए हैं, इसके इम्प्लीकेशन बहुत बुरे होंगे। अच्छा यार, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैंने कई तो बोलते सुना था कि यू आर एन एक्स यूथ एज मी। आपने कहीं बताया था कि बड़े बड़े जज्बाती हुआ करते थे कि कहीं अगर इसके खिलाफ बात हो जाए ना तो मतलब सब तलवार उठा के और सीधा ही गुस्ताखे इमरान की एक सजा। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों छोड़ी, क्यों, क्या ऐसा वक्त आया कि यार अब नहीं? यार मेरे में कभी भी ये टेंडेंसी नहीं रही कि मैं किसी को पूजना शुरू कर दूं और वो कुछ भी करे तो मेरा माइंड चेंज ना हो। मैं हमेशा से एक्शन के साथ लिंक करता हूँ एडहेरेंस को। अगर मैं किसी लीडर को पसंद कर रहा हूँ और वो ऐसी लेजिस्लेशंस कर रहा है जिससे डेमोक्रेसी और मेरे राइट्स और इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, मीडिया की जो फ्रीडम है वो इन्फ्रिंज हो रही है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बात है 2011 की, जब जलसा हुआ था 30 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान के ऊपर। उससे पहले इमरान खान साहब का कोई ऐसा खास रोल नहीं रहा था जिससे लोग रिपेल हो जाते या इनको बुरा भला कहते। बेशक मुशर्रफ साहब का साथ दिया, तब तो मैं स्कूल में था, हमें तो याद भी नहीं था उस टाइम तो। लेकिन जो 2011 वाला इमरान खान था वो 2013-14 में आके जो बातें करना शुरू हो गया, उसके बाद हमें समझ आना शुरू हो गई कि यार ये फ्रॉड है सारा। उसकी वजह ये है कि आप केपीके में इनकी गवर्नमेंट बन गई थी और वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने पैरोकियलिज्म फैलाया है और जो रैंट लगाई है बाद में कि मैं 5 हल्के खोल दो तो सब बदल जाएगा, कुछ भी नहीं निकला उसके अंदर। चार थे यार, ये सारे इल्जाम आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ यार? वो वैसे ही कहते हैं हमारे खिलाफ फेक होगा ना। अच्छा, तो मतलब 2014 में आपने छोड़ दी थी। मैंने तकरीबन 2018 तक उसका सपोर्टर था मैं, लेकिन फिर अकल नहीं, मैंने शुरू 2014 में किया था ना सर। मैं बहुत छोटा हूँ, आपको मैं एक्सपीरियंस लग रहा हूँ लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूँ। अच्छा सर, अब बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा था कि अभी जो हुकूमत आई है आज, जो हमारे माशाल्लाह जो वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया है, और ये जो इन्होंने एक्सट्रीम राइट से लेके और एक्सट्रीम लेफ्ट तक के लोगों को इन्होंने ऐसे मिला के बिठा तो दिया है, लेकिन ये चलेगी कैसे? क्या क्या नतीजा देख रहे हैं आप इनका?
ये भी मिल्क शेक है सर सारों का। ये इसमें हर तरह के लोग जो है ना, वो मैंने लिखा था कि 2-3 घंटे में पकड़ के दिए एस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट इनको। खान साहब लेके भाग रहे थे ना, कभी इधर कभी उधर। तो वही बनेगा जो उनका बना था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 1 से 1.5 साल का अरसा है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तकरीबन 27 रुपये पेट्रोल को बढ़ाने की समझी भेजी हुई है, IMF सर पे चढ़ा हुआ है। आपकी जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे मौजूद है, आगे के लिए पैसे नहीं है, पावर क्राइसिस है। तो इतने ज़्यादा क्राइसिस में एक बंदा जो सही खेल गया उसका नाम है जरदारी। क्योंकि उसने कहा कि बेटा आप आगे सारा कुछ आप आगे चलाएं, हम अपने सर पे नहीं ले रहे, और ये मान भी गए हैं। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब का बचपन से ख्वाब था कि मेरा बड़ा भाई या तो मर जाए या साइड पे हो जाए ताकि मैं वजीर आजम बन जाऊँ। तो वो बड़ा भाई बाहर गया तो 1-1.5 साल उनको मिल गया। तो बड़ी एलिगेशन लगा दी आपने। PMLN वाले जो अभी गालियां देने वाले हैं ना, अगर कोई एक देख रहा है हमें तो सार्कास्टिकली कहा है मैंने कि वो चाहते थे शुरू से वजीर आजम बनना, और वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्योंकि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पाकिस्तान में ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। एक क्रिकेटर ने कहा मैं 20 साल अगर काम करूंगा ना तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो उसको 20 साल उसने काम किया, कुछ नहीं मिला। 21वें साल डील की, वजीर आजम बन गया। तो हाँ, तो फिर समझ आई कि असल में डील करनी थी, 20 साल जदोजहद नहीं करनी थी। अच्छा, तो इसी तरह ये है, हर किसी पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं एक और चीज बात करना चाह रहा था जो मुझे नोटिस हुई पिछले कुछ दिनों में, कि जो हमारी अपोजिशन है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स के मामले में बड़ी केयरलेस है। उनको अगर, हालांकि हैं बड़े सीजन पॉलिटिशियंस, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि एक लफ्ज बोला जाएगा, उस लफ्ज की परसेप्शन क्या होगी। आप पॉलिटिशियंस हो, आपने मैसेज को अपील करना है। एक जुमला बोला गया, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ऑल्दो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात है, लेकिन आप एक पॉलिटिशियन हो। मेरा ओपिनियन ये है कि आप एक पॉलिटिशियन हो, आपने ये नहीं देखना कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। आपने ये भी देखना है कि जो आप बोल रहे हो उसकी वो देखा कैसे जाएगा। एक ये वाकया हुआ, उसके अलावा जो पुराना पाकिस्तान का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक, मतलब अगर पुराने पाकिस्तान से एक पॉजिटिव उसमें से मीनिंग नहीं निकलती है, अगर कोई मैसेज देख रहे हैं उसको तो आपको लगता नहीं कि इनको थोड़ी सी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि यार ये चॉइस ऑफ वर्ड्स पे देख लो कि क्या इस्तेमाल कर रहे हो, अपने ही पैर पे कुल्हाड़े मार रहे हो तुम। सर ये सारी पार्टियां मिलके इमरान खान के प्रोपेगेंडा के आगे नेल कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि इस टाइम सोशल मीडिया इमरान खान की मुट्ठी के अंदर है, और सबसे बड़ी कम्युनिकेशन एजेंसी सोशल मीडिया है। ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और वहाँ खान साहब छाए हुए हैं हमेशा से। वो उस तरफ से सारा क्लाउड वो ले जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, कोई और पार्टी हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉन एग्जिस्टेंट है ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो जो नैरेटिव बनाना चाहेंगे ना, ये उसके आगे बेबस हैं। और खान साहब की असल विक्ट्री ही ये है कि एक एस्थेटिक विक्ट्री है कि मैं दुनिया के आगे खड़ा हो गया, मैं अमेरिका के सामने झुका नहीं, मैं बिका नहीं, हम डील नहीं करेंगे, ये गद्दार हैं, ये चोर हैं। तो अपने 5 से 10 करप्शन के केसेस हैं, उस पर खामोश हो गए ये लोग। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी जिस पे घर बनाया हुआ है वो रेगुलराइज कराई गैर कानूनी तरीके से, बाहर से गिफ्ट लिए तोशा खाना केस में, और तफसील भी नहीं देते वो प्लीज पब्लिक ना करें। 10 से 12 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं उसकी तफसील पब्लिक ना करें, लेकिन सच्चे ये हैं, बाकी सब चोर हैं। क्यों? क्योंकि परसेप्शन बनाने में कामयाब हैं, प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, झूठ को बार बार बोल के सच बना के पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी में एग्जिस्ट करना सीख गए हैं। तो हमेशा से, अब अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लें या कोई और कंट्री की हिस्ट्री पढ़ लें, जो कम्युनिकेशन टूल्स को मैनिपुलेट करना जानता है वो कभी इररेलेवेंट हो ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ वगैरह का मसला ये है कि ये डफर्स हैं, इन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज करना है, और ये ट्रांसफॉर्म नहीं करते। मतलब गवर्नेंस में बेशक ठीक हों, GDP ग्रोथ को बेशक ठीक कर दें, जॉब्स क्रिएट बेशक कर दें, सड़कें बेशक बना दें, लेकिन मसला ये है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग जो होती है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। और आज की दुनिया इमेज बिल्डिंग की दुनिया है। एक इमेज बन गया कि आप चोर हैं, तो आप दुनिया का जो सा मर्जी अच्छा काम कर दें, आप चोरी रहेंगे। अच्छा, एक और चीज के जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये थी कि जब पहले नवाज शरीफ साहब आए थे तब वो भी इसी तरह से लाए गए थे नर्सरी में पाल पोस के, और जब उनको निकाला गया 2 बार तो फिर वो उस स्टांस पे आ गए जो पीपल्स पार्टी लेके खड़ी होती थी कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये इंटरफेयर करती है। आज जब PTI की हुकूमत खत्म की गई है और पता चला है कि बड़े चंडे वंडे भी कराई गई है रिपोर्टेडली इमरान खान साहब को, तो आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़े टाइम के बाद PTI जो है वो भी इसी सफ में खड़ी नहीं हो जाएगी आके, जहां पे PMLN अब खड़ी हुई है, और PP तो काफी टाइम से खड़ी हुई है कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट है, यही लाती है, यही ले जाती है, और असली गेम इनकी है? या आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने नैरेटिव भी पूरा इस पे बनाया है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये सबसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जरदारी और नवाज शरीफ है, तो उनका इस तरफ आना नामुमकिन है?
हाँ, बेसिकली नून लीग जो थी ना वो बनी ही इसलिए थी कि पीपल्स पार्टी को मिलान करना है और उनके बंदों को जेल में डालना है, क्योंकि जी। आप 90s की पॉलिटिक्स देखें वो सारी एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स थी। अब उन्हें समझ ही नहीं आती कि पीटीआई को कैसे निगेट करें, क्योंकि हम तो बने ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा हमारे ऊपर अगर हम कुछ और करना शुरू हो जाएंगे। तो इनका ये है कि तहरीके इंसाफ वालों का, इसके वर्कर का, इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्कुल हॉलो और बकवास है। इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ एक अपील है कि इस्टेब्लिशमेंट प्लीज हमारा साथ दें, किसी और का ना दें। वो इस बुनियाद पे नहीं खड़ा हुआ उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव कि सियासत से बाहर निकल जाए, नहीं। वो इसलिए है कि अच्छा खासा अंपायर हमारी तरफ था, आपने क्यों किसी और को सपोर्ट किया, ये नैरेटिव है इनका। तो इसमें कोई जो है ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यू उसको अपहोल्ड नहीं कर रहे, ये सिर्फ कह रहे हैं कि डील हमें दी रखो भाई और किसी को डील मत दो। तो इसलिए बड़ा सुपरफिशियल है और बड़ा खोखला नैरेटिव है। मैं नहीं समझता ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। इमरान खान साहब भी खुद बात नहीं कर रहे। कल शेख रशीद के सामने नारे लग गए कि चौकीदार चोर है, उसने आगे से कहा चुप कर दो, ये नारा नहीं लगाना। तो इनके अंदर इनके जो है ना इतना वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर के इतना सा नहीं है, इतना तपड़ नहीं है इनके अंदर हाँ इतनी कि ताकत नहीं है कि ये वो पीपल्स पार्टी वाले ही थे जिन्होंने कोड़े खाने के बाद भी जीए भुट्टो के नारे लगाए थे। शायद उसी वजह से आज तक भी पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो जो है वो जीए भुट्टो के साथ इतना कनेक्टेड है कि भाई उन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया है, उनकी लीडरशिप ने भी कोड़े खाए हैं, सजाएं भुगती हैं, तो तभी वो अब तक इतनी करप्शन ये वो के बावजूद भी पीपल्स पार्टी का नारा चलता है। अच्छा सर, वो ये जी जी थोड़ा चेंज किया आगे, लेकिन फिर भी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इतने आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई का एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, ये मैं नहीं मान सकता। अच्छा, ये चंडो वाली कहानी में कितनी क्या बोलते हैं रियलिटी है? यार देखें, वैसे तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है एक कौम के लिए कि इस तरह की चीज अगर रूमर भी कर रही है तो, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसका एविडेंस नहीं मिला। मैंने 3-4 लोगों से पूछा भी है जो उस टाइम वजीर आजम हाउस में जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं यार हमें कोई एविडेंस नहीं मिला इस चीज का। बहरहाल इस चीज को रिफ्यूट किया जा रहा है कि कोई हेलीकॉप्टर वहां गया ही नहीं था, तो मुझे लगता है गया था, लेकिन बाकी जो स्टोरी है वो सारी आई कैन नॉट गारंटी कि ऐसा कुछ हुआ है। हेलीकॉप्टर वाली कहानी तो आई थिंक के हुई है, क्योंकि जिस तरह से रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली है अचानक से किसी शहरी की पिटीशन सुनने के लिए, तो मुझे यकीन है कि और बीबीसी जो इदारा वो सिर्फ छापेगा नहीं। हाँ जी, वो पहले देखे ना 90s में ऐसी मिसाल मिलती तो है कि जनरल इफ्तिखार ने नवाज शरीफ के पेट पे बंदूक रख ली थी और कहा था इस्तीफा लिखो यहाँ। बिल्कुल, तो ऐसा होता तो है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनकी कोई वक़्त नहीं होती, लेकिन ये अवाम का नुमाइंदे एक तो नहीं थे, पहली बात ये लाए भी वही लेकर आए थे, और दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझता कि हालात इस नैच पे पहुंचे होंगे कि वायलेंस शुरू हो गया हो वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सच है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन है मेरा आपसे, और बड़ा ही मैं मतलब इस चीज पे सोच सोच के ना हलकान हो जाता हूँ। एक थ्योरी मेरे पास भी है उसकी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटी क्लास इतनी चूतिया क्यों है? और खास तौर पे इस सिनेरियो में पीटीआई के सपोर्ट में निकले हुए ऐसे लोग, हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमारे दिलों के वजीर आज़म इमरान खान है। मतलब यार पढ़े, हम सेलिब्रिटी समझते हैं कि पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा एक्सपोजर मिला होगा, दुनिया देखी होगी, तो कुछ चीजें पता होंगी उसको, लेकिन हमारे सेलिब्रिटी बातें ही ऐसी कर देते हैं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, बस इमरान खान चाहिए। ये कौन सा कीड़ा है जो इनके दिमाग के अंदर घुस गया है? ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब ने इसको डेलिबरेटली परसू किया। आपको याद होगा जब जलसा कल्चर शुरू हुआ था जिसमें गाने लगा करते थे, तो आके जुनून बैंड के लोग गाने गा रहे हैं, अली अजमत आ रहा है, कोई और आ रहा है, और फिर क्रिकेटर्स को भी बुला रहे हैं, शायद अफरीदी साहब भी आए, शहजाद रॉय भी स्टेज के ऊपर आए। तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी ये थी कि अगर आपने 1 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो वो जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर दो, वो खुद ही आ जाएंगे। एक लिहाज से नरेंद्र मोदी ने भी किया इंडिया के अंदर के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने सबको बुलाया था, पार्टी वार्टी करवाई थी, वो जिस भी स्टेट के अंदर वो कमजोर थे ना बीजेपी वाले, उन्होंने वहां पे जो टॉप सेलिब्रिटीज थे उनको केटर करना शुरू कर दिया। तो एक पॉलिटिकल स्टंटमैनशिप होती है ये, और तारिक जमील साहब भी उसी का हिस्सा है, वो भी एक सेलिब्रिटी रहे हैं पीटीआई के लिए 3-4 साल, अच्छा काम किया उन्होंने। उनको तो मैं कहता हूँ मौलाना फॉर सेल। हाँ, तो ये चीज है कि ये समझते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं सारे वो इसीलिए रिलेट कर पाते हैं इमरान खान से बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ सेलिब्रिटी। तो जाहिर बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस और इंट्रिकेसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है या मैशत के आर्गूमेंट्स उन्हें तो समझ ही नहीं आते। उन्हें ये समझ आता है करप्शन खत्म, मुल्क ऊपर, नवाज शरीफ अंदर, बाकी सब बाहर। उन्होंने आईएसपीआर के प्रोजेक्ट में भी तो आना होता है ना फिर।
बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो सबको मिल बांट के खाते हैं ना। तो इमरान खान साहब ने जो है ना, वो अली जफर का आप केस देख लें कि उसमें इतना सपोर्ट किया कि अगर ये पीछे ना होते तो वो अभी जेल में सड़ रहा होता। तो ये चीज़ है कि ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एक डील है। अगर आप प्रो पीटीआई बात करेंगे, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस पीटीआई की है, लोग आपको पसंद करेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बात खत्म। हम तो बेवकूफ़ है ना कि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं फिर भी पीटीआई के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमें कोई ना देखे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, कोई कॉन्शियस नहीं है, इन लोगों की डफर्स हैं और ऐसे ही चलता रहेगा ये। अच्छा, मैं फाइनली एक एक चीज जो मैं अपनी थ्योरी बताऊं ना कि मुझे क्या लगता है ये क्यों। मेरे एक दोस्त ने मुझसे बात की थी कि जो हमारी सेलिब्रिटी क्लास है ना मोस्टली, वो या तो है कराची से या है पंजाब में जो एलीट क्लास है, पंजाब की एलीट क्लास है उसमें से है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इनको सूट करता है कि ये कौमी नैरेटिव और बीजीआईएसपीआर वाले नैरेटिव के साथ चले। कि कराची वालों को तो वैसे ही आइडेंटिटी क्राइसिस है बड़ा, उनसे अगर आप पाकिस्तानियत निकाल लेंगे तो उनके पास तो बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सिंधी बलोच पठान फिर भी अपने कल्चरल आइडेंटिटी पर फख्र करता है, इनके पास वो चीज नहीं है। दूसरा, पंजाब की लीड उसको वैसे भी सूट करता है कि वो उस लाइन को टो करेंगे तो उनका फायदा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थीसिस? वेल, इट कुड बी आर्ग्यूड, क्योंकि एक ट्रूथ जो है उसको परसू करने के काफ़ी तरीके होते हैं। इट कुड बी नुएंस इन दिस। जिस तरह अब अताउल्ला खान ईसा खेलवी इसने गाया था बनेगा नया पाकिस्तान, वो तो वसेब का बड़ा कल्चरल सिंगर है, ठीक है, और वहाँ पर इलाके से है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सराइकी रूट्स हैं, लेकिन वो भी इनके साथ ही था। मैं तो ये समझता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी इंसाइटफुल थिंकिंग नहीं कर रहे होते, वो किताबें नहीं पढ़ रहे होते, वो हिस्ट्री को कंसल्ट नहीं कर रहे होते। और मैंने अपनी वीडियो में भी इस पर बात की हुई है कि वो बचपन से उनको अपने शक्ल के ऊपर इतनी अटेंशन मिलती है कि वो दिमाग पे काम नहीं वो करते। पर्सनैलिटी पे काम जब करना सब छोड़ कहेंगे देते कि जब सब कहेंगे कि फिरोज खान साहब आप बहुत खूबसूरत हैं, तो बचपन से फिरोज खान तस्वीरें ही खिंचवाएगा, किताब नहीं पढ़ेगा, तो फिर इसलिए वो फिर आगे से यही बातें करेगा जो आजकल कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई सेंस एक्सपेक्ट करना वैसी बेवकूफ़ी है। यहाँ तो पीएचडियाँ बाहर से करके आते हैं, तो वो जिन्नात के ऊपर थीसिस लिख रहे होते हैं, इनसे तो फिर पढ़ाई कुछ नहीं होती, इनका तो अच्छा, कोई फायदा नहीं है। किताबों फाइनली एंड करेंगे तो किताबों की बात सेंड करेंगे। किताबें रिकमेंड कर दे कोई दो तीन किताबें जो आपको लगता हो कि, लेकिन नीचे रिकमेंड ना करना, क्योंकि मैंने पढ़ने की कोशिश की बियॉन्ड गुड एंड इविल। मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मुझे 4 दिन लगे और डिक्शनरी साथ रख के पढ़ना पड़ा। इतना मुश्किल है यार। आप कॉमन पाकिस्तानी के सेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके सेंस को देखते हुए कि उसको थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज मिले चीजों की, कौन सी 2-3 किताबें रिकमेंड करेंगे तो उसको पढ़नी चाहिए? वेल, उर्दू में तो देखें ना, मैं इस तरह की नीचे की जो फिलॉसफी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं डायरेक्टली उसको रेकमेंड नहीं करता लोगों को जब पूछते हैं। तो बाकी पाकिस्तान के बारे में मैं तो कहूँगा आप पढ़ें यार, फिलॉसफी में बाद में जाना, पहले क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ उस माहौल से करें जिसमें आप पले बड़े हैं, ताकि आपको यहाँ के जो लाइज हैं वो समझ आएँ कौन से हैं। तो एंड ऑफ हिस्ट्री मेरी फेवरेट किताब थी, अब रेलिवेंट हो चुकी है, खैर उसको छोड़े। मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जी जी, आई हैव रेड दैट। बिल्कुल, करिकुलम के अंदर जो खुराफात और झूठ सारा पढ़ाया जाता है बचपन से, वो आपको समझ आएगा। इसके अलावा जना ऑफ पाकिस्तान किताब है स्टैनली वुलफर्ड की, वो पढ़ें। पार्टीशन पे अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फ्रीडम एट मिडनाइट किताब है, वो पढ़ें। और उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो डिप्लोमेसी पढ़ सकते हैं एंडी किसिंजर की। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना चाहते हैं तो युवाल नोआ हरारी बहुत इम्प्रेसिव बंदा है। होमो सेपियंस 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, वो सिंपल लिखता है क्योंकि वो फिलोसोफर नहीं है, हिस्टोरियन, तो वो पढ़ सकते हैं। और प्रोपेगेंडा थ्योरीज पढ़नी है तो चॉम्स्की को पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करता है वो भी। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो किताब है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, जिससे मीडिया प्रोपेगेंडा का आइडिया होता है बंदे को। अगर उर्दू में कोई किताब पढ़नी है तो आप मूसा से मार्क्स तक पढ़ सकते हैं, सिफ्ते हसन साहब की। इसके अलावा ये खामोशी कहाँ तक, ये किताब है शाहिद अजीज की, बांग्लादेश वाली 71 वॉर के ऊपर, वो पढ़ सकते हैं। तो और अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है आज़ादी, वो पढ़ सकते हैं। तो ये वो किताबें हैं जो आपको ज़रा एक इनिशियल शॉक देती हैं क्रिटिकल थिंकिंग का, कि आप जिस तारीख पे, जिन वैल्यूज़ पे यकीन करते आए हैं, उसका काउंटर नैरेटिव भी एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल। और आई विश के और टाइम होता हमारे पास, लेकिन आई नो कि आपको जाना है और आप ये जो तैयार शहरों के बैठे हैं, अभी आपने टीवी पे आना है। तो खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे 2 साल बाद गुफ्तगू करके। है ना, होप कि ये आखिरी सिलसिला नहीं है हमारी गुफ्तगू का, और ये जारी रहेगा वक्तन फवक्तन। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत इतना इंस्पायर होता हूं जितना मैं आपसे हूँ। अगर किसी भी ओपिनियन के बारे में होता है ना कि इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं आपकी वीडियो का वेट करता हूँ कि मुजम्मिल की वीडियो आ जाए, फिर मैं बताऊंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। सो बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच एंड होपफुली आपसे फिर से गुफ्तगू होगी। थैंक्स फॉर हैविंग, थैंक यू।